दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 31 to 35 डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में ये पूछा गया है। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन, दिव्यांगता की श्रेणी में विभिन्न प्रकारों को समाविष्ट करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। देखो यहाँ पर दिव्यांगता की श्रेणी, ये श्रेणियाँ कौन सी है? जैसे किसी को पैर से दिक्कत है, किसी को आंख से, किसी को हाथ से, तो इस तरह की जो कैटेगरी होती है उसको समाविष्ट करने का अधिकार किसको है, उसके बारे में पूछा गया है। तो वो अधिकार है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार नहीं कर सकती है, गलत हो गया। कम से कम 40% दिव्यांगता सत्यापित करने वाला व्यक्ति संदर्भित दिव्यांगता बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की श्रेणी में शामिल होगा। किसी को अगर 40% दिव्यांगता है उसे ही हम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में शामिल करेंगे, तो ये ठीक है। संदर्भित दिव्यांगता वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 3% से बढ़ाकर 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये भी ठीक है। यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की श्रेणी में अगर कोई आता है तो उसको कई तरह के लाभ मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मेंशन है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, और इसी तरह जो निःशुल्क शिक्षा है 18 वर्ष तक की आयु वो भी इन्हें प्राप्त होगी। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा 2 और 3, यानी बी ऑप्शन सही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ये 1995 में एक एक्ट था, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, उसको प्रतिस्थापित करके लाया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? दिव्यांगता की श्रेणी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। 1995 का एक्ट था, उसके तहत 7 श्रेणी थी, लेकिन 2016 के एक्ट में 21 कर दी गई है। और इस तरह के कोई भी परिवर्तन है उसको करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। अब बात करते हैं संदर्भित दिव्यांगता की, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की। कम से कम 40% दिव्यांगता अगर कोई व्यक्ति सत्यापित करता है तो उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की श्रेणी में इंक्लूड किया जाएगा। संदर्भित दिव्यांगता व्यक्ति को क्या क्या लाभ होंगे? 6 से 18 वर्ष की अगर उसकी आयु है तो उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और उच्च शिक्षा, सरकारी रोजगार और भूमि आवंटन के मामले में उसको आरक्षण प्राप्त होगा। इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। देखते अगला क्वेश्चन। ग्रीन डील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन, यूरोपीय संघ के द्वारा यह पहल आरंभ की गई है, एकदम ठीक है। इस पहल के तहत 2050 तक जलवायु तटस्थता क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की स्थिति को प्राप्त करना है। जलवायु तटस्थता क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का सीधा सा मतलब है कि जितनी ग्रीन हाउस गैस हम पर्यावरण में उत्सर्जित करते हैं उतनी ही हमें रिड्यूस करनी है। अगर हम उतनी नहीं कर सकते तो हमें कुछ ऐसे उपाय करनी है कि जलवायु में तटस्थता बनी रहे। तो वो उपाय क्या हो सकते हैं? जैसे वना का रोपण कर दिया, यानी वनों का हमने इस तरह से मैनेजमेंट करना है कि वनों की कटाई अधिक ना हो और वना का रोपण ज़्यादा हो। तो वनारोपण करने से क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित जितनी हुई है उनको वनों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ना हो। एग्रीकल्चर में चेंजेस कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में कर सकते हैं। तो सब जो प्रयास करेंगे हम वो होंगे जलवायु को तटस्थ करने के लिए। मतलब सरल शब्दों में कहे तो जलवायु को तटस्थ रहने दो आप, उसमें ना तो हमें ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाना है और ना हमें कम करना है। तो ये जो टारगेट है वो 2050 तक रखा गया है ग्रीन डील के द्वारा। और भारत ग्रीन डील पहले के अंतर्गत शामिल है? नहीं दोस्तों, गलत है, ये भारत नहीं है। सत्य पूछा, सत्य हो जाएगा 1 और 2। ग्रीन डील के बारे में देखते हैं। यूरोपीय संघ के द्वारा यह पहल आरंभ की गई है। टारगेट मैंने आपको बता दिया, 2050 तक जलवायु तटस्थता की स्थिति प्राप्त करना है, और भारत इसका सदस्य नहीं है। देखो ग्रीन डील के तहत ना यूरोप के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन करना, साथ में ट्रांसपोर्ट को सस्टेनेबल करना। तो ये आप चाहो तो मेंस में यूज कर सकते हो। क्लीन, रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी का यूज करना, ये कई तरह के इसमें दे रखे। फार्म टू फोर्क, यानी एग्रीकल्चर में इस तरह के चेंजेज हो कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो उसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम से कम हो। जीरो पोल्यूशन यूरोप का टारगेट रखा गया है। तो ये सब चीज़ इसमें और भी मेंशन है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के संबंध में ये पूछा गया है। पहचान करनी है सत्य कथन की। यह मिशन GSLV Mk-30 के द्वारा निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये एकदम ठीक बात है। इसमें ध्यान रखना, निम्न भूकक्षा एक तो इंपॉर्टेंट है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं, और GSLV Mk-30 के द्वारा। क्योंकि साधारणतः ऐसा लगता है कि लो अर्थ ऑर्बिट है तो उसमें PSLV से भी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें GSLV Mk-30 का यूज होगा। किसी मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। ये ठीक है एकदम। तो इसमें हो जाएगा, दोनों ही ठीक है।
गगनयान मिशन भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है और ये भारत चौथा स्थान होगा रसिया, यूएसए, चाइना के बाद। इसमें 3 फ्लाइट्स प्रक्षेपित की जाएगी। शुरू की 2 तो ट्रायल के लिए जो अनमेन्ड फ्लाइट्स होगी, और जो लास्ट वाली होगी उसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। तो ये 2 ट्रायल कर लेंगे, अगर कोई समस्या होगी तो इसमें उनका सोल्यूशन कर लिया जाएगा। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा GSLV Mk-3 के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को हमें सही सुमेलित करना है। इस तरफ मेंशन है त्योहार, इस तरफ है राज्यों के नाम। हमें देखना कौन सा त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला असम में ठीक है, जो कुटपोई मिजोरम में ठीक है। देखो कुट अगर जहाँ पर भी आ जाए तो आप आंख बंद करके मिजोरम लगा देना। तो कुट का कई तरह के त्योहार है जिसमें कुट आता है, तो वो मिजोरम में ही मनाए जाते हैं। चमलियाल मेला जम्मू कश्मीर, नगोबा जात्रा तेलंगाना, ये सब सही है उपरोक्त सभी। अम्बुबाची मेला असम का कामाख्या मंदिर, उसमें 4 दिन का उत्सव होता है। तो जो कामाख्या मंदिर है वो भी फेमस है, वो शक्तिपीठ को समर्पित है। और जो कुटपई, जो कुट के नाम से अन्य मेले हैं, मिमकुट, थालफवंकुट, चापचारकुट, तो सारे कहाँ पर मनाए जाते हैं, मिजोरम में। चमलियाल का मेला जम्मू कश्मीर, नगोबा जात्रा तेलंगाना, तेलंगाना में गोंड जनजाति है, उसके द्वारा नगोबा जात्रा त्योहार मनाया जाता है। और गुसाडी नृत्य उनका एक लोकप्रिय नृत्य है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें पहचान करनी है असत्य कथन की। देखो यहाँ पर सत्य नहीं, यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो इसका गौर करना चाहिए हमें। पहला कथन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधी मामलों का निपटान करता है। ये तो ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधी मामलों का ये निपटान करता है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ से स्वतंत्र निकाय है, उसके अधीन नहीं आता है। इसके अधीन आने वाला कौन सा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, तो ये नहीं होगा, यह कथन गलत है। इसके निर्णय सदस्यों पर बाध्यकारी होते एवं इसके विरुद्ध अपील तंत्र भी विद्यमान नहीं है, ये भी ठीक है, बाध्यकारी बिल्कुल होंगे और इसके विरुद्ध अपील तंत्र भी विद्यमान नहीं है। असत्य पूछा, असत्य हो जाएगा केवल एक, यानी ए ऑप्शन। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय PCA ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है और इसका हेडक्वार्टर जहाँ पर ICJ का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका भी हेग में ही है और इसका भी हेग में ही है। और ये किन मामलों की सुनवाई करता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय निवेश से संबंधी कोई समझौते हो रखे हो, या प्रादेशिक और समुद्री सीमाएं से संबंधित कोई विवाद आ जाए, या फिर कोई मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों की भी सुनवाई करता है। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। एक तो यह संयुक्त राष्ट्र के अधीन नहीं है, और दूसरी बात है कि इसके द्वारा कोई भी डिसीजन अगर दे दिया गया तो वो बाध्यकारी होगा और उसके ऊपर आप अपील भी कहीं भी नहीं कर सकते, मतलब इसके ऊपर अपील तंत्र विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।